चलो हेडिंग डालो ग्रेविटेशन। चलो हेडिंग डालो अब ग्रेविटेशन। जैसे अगर मान लो बेटा, पहले ध्यान सुनो अब इधर। जैसे मान लो हम लोग कुछ नेचुरल फिनोमेना जो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अगर हम लोग देखें कि जो भी अगर टाइड्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, टाइड्स वगैरह का फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग कब होता है कि जैसे मान लो मून का जो अगर ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाए तो होता है। मून बेसिकली टाइड्स में होता क्या है, वाटर जो का जो लेवल होता है वो सडनली काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। तभी इंक्रीज होगा जब अगर मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में एक कोई भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। जैसे नॉर्मली अगर अर्थ सरफेस के ऊपर अगर वाटर का फ्लो हो रहा है या वाटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, सडनली अगर उसका लेवल इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ये अगर टाइड्स का फॉर्मेशन हो गया, या फिर अगर हम लोग बात करें कि सन के चारों तरफ, ठीक है, सन के चारों तरफ अगर हम लोग देखें कि जो भी अर्थ हो गया या जितने भी सारे प्लैनेट्स वगैरह हैं, इन सब का जो रिवॉल्यूशन होता है, ये सब भी जैसे सर्कुलर मोशन हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें देखा है कि यार जब भी अगर सर्कुलर मोशन अगर एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा तो उसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले तो एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना जरूरी होता है, जरूरी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर सन के चारों तरफ कोई भी अगर प्लेनेट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई एक फोर्स एग्जर्ट कर ही रहा होगा। ठीक है, सन या जैसे प्लैनेट्स के बीच लग रहा होगा। या अगर हम लोग एक और फिनोमेना देखें, जैसे कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो देखते हैं थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आता है। ठीक है, वापस आता है। तो उसके पीछे भी क्या होता है कि जैसे अगर बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जब अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई एक नीचे के डायरेक्शन में एक पुलिंग फोर्स एग्जर्ट होता है, उसी के कारण वो बॉल फिर से क्या होता है, नीचे आता है वापस। और यही फिनोमेना न्यूटन ने भी ऑब्जर्व किया था, जो एप्पल के फॉल होने का। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टार्टिंग में लगभग 16th सेंचुरी तक जो था, उस समय तक ये एक जो ग्रेविटेशनल, ये जो सारा जो कॉमन फोर्स हम लोगों ने जो भी फिनोमेना में डिस्कस किया, यही सारा बेसिकली होता गया। इन सारे कॉमन फोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी सारा मैंने एग्जांपल लिया उसके अंदर जो भी कॉमन फोर्स है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हुआ था 16th सेंचुरी तक, जो जो ग्रीक के जो फिलोसफर वगैरह थे, ठीक है, उस समय तक ये जो कैलेस्ट्रियल बॉडी, जो भी एक तरीके से टेरेस्ट्रियल बॉडी, जैसे मान लो हम लोग मान रहे हैं प्लेनेट का एक सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन होना, या अगर किसी ऑब्जेक्ट जिसको अगर हम ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करते हैं उसका वापस नीचे आना, अगर उसका वापस नीचे आना, तो इन सब के पीछे न्यूटन का यही कहना था कि ये ग्रेविटेशनल पुल ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसके पीछे रीजन है। तो उससे पहले जब ग्रीक वाले जो थे वो इन दोनों को अलग अलग कॉज मानते थे। उनका ये सोचना था कि जो जो भी टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं, ठीक है, तो अगर ये ग्रेविटेशनल पुल का ही अगर एक एग्जांपल होता, तो ये जो बॉडी है वो किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे लगातार रिवॉल्व नहीं कर रही होती। उनका ये मानना था, जो एक हिस्ट्री में जो हुआ, जो माना गया, वो भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनका ये मानना था कि जैसे अगर मान लो कि बॉल को अगर ऊपर फेंकते हैं तो अगर ग्रेविटेशनल पुल के कारण अगर नीचे आता है, तो टेरेस्ट्रियल बॉडी जो कि अगर एक किसी पर्टिकुलर पाथ पे मूव कर रही है वो भी नीचे की तरफ आती अगर ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण मूव कर रही होती। ठीक है, तो पहले हमारा यही मानना था, जो कि लगभग 16th सेंचुरी तक यही माना गया कि जो जो भी टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं वो उनका कुछ एक अलग नेचर के कारण एक अलग मोशन होता है, जो कि बाहर का कोई भी फोर्स जो है उस चीज को अफेक्ट नहीं करता है। मतलब बाहर का कोई भी एक एडिशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी हो, तो ये उस चीज को अफेक्ट नहीं करता है। कि जो अगर सपोज अगर प्लेनेट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ये जो भी अर्थ की वाली जो बॉडी है या जो प्लेनेट वाले जो हैं, तो इनका मोशन जो है एक अलग ही कॉज है इनका, इनके मोशन के पीछे एक दूसरा नेचर का एक अलग ही कॉज है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल पुल वो लोग नहीं मानते थे। ठीक है, बाद में न्यूटन ने जब 17th सेंचुरी के आसपास, लगभग आई थिंक 1637 के आसपास, उसने न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिया। ठीक है,
उसने न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिया और तब जाकर के उसने बताया न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अभी लिखना मत आप लोग, कुछ बातें ऊपर लिखाऊंगा मैं, उसके बाद लिखना है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जब दिया उसने, तब जाकर के उसने क्या, दोनों फिनोमेना कि एक बॉल जो ऊपर जाता है उसका नीचे आना, और जब ये जो भी टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं उनका सर्कुलर पाथ पे मूव करना, तब जाकर के उसने एक्सप्लेन किया। और तब से हम लोग मानते हैं यही चीज कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स जरूर एक्सर्ट करता है, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है सभी को? क्या डाउट है? एक मिनट रुक जाओ। बेटा जी की वजह से वाटर जो है वो जी की वजह से राइज नहीं करता है। जो मून का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है, वही ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू किसके, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से, इसीलिए वो ज्यादा वो ऊपर की तरफ जाता है। रोटेशन नहीं, रोटेशन चैप्टर नहीं है ये, ग्रेविटेशन नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तुम बहुत जल्दी पूछ लिए हो। ग्रेविटी इंक्रीज होती है मून के कारण, तो वो भी बताओगे? ग्रेविटी जो ग्रेविटी मून की इंक्रीज होता है तो वो क्या बताओगे? वो ग्रेविटी मून की इंक्रीज नहीं होती है बेटा, वो हाइट या डेप्थ के साथ। ना वो तो जो मून की जो पोजीशन है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो अर्थ के, देखो मून जो है अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही होता है, जो कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो वो उसका पोजीशन चेंज होना वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसके पीछे। बाकी जी की जो वैल्यू है, अभी जी क्या है इसके बारे में अभी मत सोचो। जी की वैल्यू हाइट या डेप्थ के साथ चेंज होती है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जी अभी क्या है उसके बारे में आगे चल के देखेंगे, ठीक है बेटा? ये फालतू सवाल मत पूछो यार, रोटेशन जब अलग चैप्टर है तो एक में कैसे लिख लोगे तुम लोग यार, मतलब केजी क्लास में थोड़ी हो। देखो तो चलो पहले एक काम करो, इसके बारे में एक दो लाइन लिख लो, हेडिंग डाल लो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन डाल लो, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन इज, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ एक ही बात है, कोई देखो ग्रेविटी, चलो पहले लिखो एक दो लाइन, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स is the universal force of attraction, is the universal force of attraction acting between all matters, acting between all matters। अब एक बात देखो, जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया गया होगा कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, जो भी फोर जो फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं उन सब में ये वीकेस्ट फोर्स होता है। एक लाइन ये भी लिख लो कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ फोर फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, it is the weakest force of four fundamental forces of nature। उसके बाद एक और पॉइंट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स revolution of planets around sun, revolution of planets around sun, or free fall of an object, all are due to gravitational forces, all are due to gravitational forces। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन।
टाइड के केस में क्या होता है कि जब मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो ज्यादा हो जाता है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से। ग्रेविटी की डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं, लिख लो एक बार फिर से। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स is the universal force of attraction between all matters. लास्ट पॉइंट ये था, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन एंड फ्री फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज। नहीं, मून का इंक्रीज हो जाता है, अर्थ का डिक्रीज क्यों होगा? एक बात बताओ, अर्थ का डिक्रीज जो होगा वो क्यों होगा? जब मून जो होता है वो अर्थ के थोड़ा ज्यादा पास आएगा तो उस केस में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अर्थ का कैसे डिक्रीज हो जाएगा? मान लो ऐसा होगा नहीं कि आज हमें अर्थ जो है वो कुछ 10 न्यूटन या 100 न्यूटन फोर्स से ये हमें पुल कर रही है सडनली। यहाँ देखो, अब एक बात देखो, यहाँ पे न्यूटन ने क्या बताया था कि 2 पॉइंट मास जो लिए थे, ठीक है, अभी पॉइंट मास के ऊपर आएंगे हम लोग, कि 2 पॉइंट मास मान लिया हमने कि m1 और दूसरा पॉइंट मास ले लिया m2। उसने ये चीज ऑब्जर्व किया था कि अगर ये दोनों मास r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेज के। जो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ध्यान रखना हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा कि अट्रैक्टिव होगा नेचर में, ठीक है। तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेज। इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है ये, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं F12 और इसको मैं लिख रहा हूं F21। F12 क्या है अपना कि फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल या m1 मास ड्यू टू m2, और F21 जो है वो है फोर्स ऑन सेकेंड मास ड्यू टू m1, ठीक है। अब यहां से देखो, उसने ये बताया था कि F जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके? m1 इंटू m2 के प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो फाइनली यहां से अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन किसके? r² के। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन किसके? r² के। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया कि 2 पॉइंट मास के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब एक बात देखो, एक और बात यहाँ पे मैंने बोली कि पॉइंट मास के लिए ये जो फोर्स जो होता है वो इसने जो बताया था ये फोर्स होता है जो ये दोनों पॉइंट मास के बीच का इंटरैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। ये जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है कि 2 पॉइंट मास के बीच का इंटरैक्टिव फोर्स, जो जिस फोर्स से ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होंगे उसकी वैल्यू होती है G m1 m2/r² के, ठीक है भाई। एक, हाँ बोलो। ये m1 m2 जो प्रोपोर्शनलिटी है यार 1/r², तो ये एक्सपेरिमेंटल है या फिर ये देखो, अब जैसे मैंने क्या लिखा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ का कभी भी प्रूफ नहीं होता है, थ्योरम का प्रूफ होता है, ठीक है। लॉ जो होता है, जब भी अगर हम लोग कोई भी लॉ अगर देखेंगे तो वो हमने वो चीजें नेचर में पहले से होती रहती है। फिजिक्स जो है बेटा वो है ही उसी चीज के बारे में कि जो पहले ही नेचर में चीजें होती रहती है, हम उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद हम उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ नेचर, एक लाइन में बस यही है फिजिक्स के बारे में। जैसे मान लो अगर एप्पल का अगर गिरना ही हुआ तो ऐसा नहीं था कि न्यूटन ने जब ऑब्जर्व किया था उसी समय गिरना शुरू हुआ था, वो पहले से ही वो चीजें नेचर में प्रेजेंट थी, हमने उस चीज को खोजा, फिर हमने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। अब ऐसी बहुत सारी चीजें और भी हैं, या बहुत सारे ऐसे फिनोमेना और भी हैं जो कि हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किए। धीरे धीरे वो चीजें डिस्कवर होती जाती है और हमारा सिलेबस और बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो देखो यार, हाँ बोलो। जैसे ये वाला फोर्स है कि इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है, कुछ फोर्सेस होते हैं तो नहीं करते, तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ना तो वो तो देखो हमने जो भी, जैसे मान लो अगर फोर्सेस जो भी, जैसे मान लो जैसे फ्रिक्शन फोर्स की बात है, तो उन सब को हमने अपना जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया गया होगा तो उस समय बताया गया होगा कि इन 2-3 चीजों पे वो डिपेंड करता है,
कि वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। तो हमने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके निकाली है, कुछ एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड करी है। तो वो अलग अलग फोर्स सबका इन जनरल हम लोग एक नहीं लिख सकते कि हाँ ऐसा हमारा नेचर। अब जैसे मान लो होता क्या है कि न्यूटन ने भी क्या किया, एक फिनोमेना जैसे ऑब्जर्व किया उसने, फिर उसके बारे में उसने चीजें खोजनी शुरू की। हम भी ऐसी बहुत सारी फिनोमेना हो सकता है कि हम ऑब्जर्व करते हो, हमारे सामने वो दिखता हो, लेकिन हम उस चीज के बारे में, उस चीज के पीछे नहीं पड़ते हैं। ऐसा होता है। अब जो उस चीज के पीछे पड़ जाता है फिर वो चीजें, नई चीजें वो खोज लेता है। ठीक है, तो अब एक बात देखो, हाँ दो हाथ भी बेटा आपस में अट्रैक्ट ही करेंगे। देखो इधर यहां से देखो, अभी F इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा, G m1m2/r²। ये मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में, कि पॉइंट मास के बीच का वो फोर्स का जो एक्सप्रेशन था वो बताया था उसने। ये पॉइंट मास का मतलब क्या होता है कि जब भी अगर ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन हो, अगर वो उनके बीच के डिस्टेंस के कंपेरेटिवली अगर काफी कम हो, तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, पॉइंट मास। ऐसा कोई फिक्स्ड डायमेंशन नहीं है कि हाँ यार हम लोग दो ऑब्जेक्ट अगर मान लो रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर हो या 20 सेंटीमीटर हो तभी उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। होना कंडीशन यही है कि जब भी अगर दो ऑब्जेक्ट क्या हो, अगर उनके बीच उनका जो डायमेंशन हो, जैसे मान लो ये हमने ये ले लिया, सपोज दो ऑब्जेक्ट ले लिया, एक R1, इसका रेडियस मान लो ले लिया हमने R2, और इनके बीच का जो सेपरेशन अगर हम लोग ले रहे हैं, इनके बीच का सेपरेशन अगर मान लो हमने कैपिटल R ले लिया, और ये अगर सपोज कैपिटल R जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे, R1 से, और वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे, R2 से, तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो, जैसा आगे चल के जब भी, या फिर ऐसा सवाल आपने सर्कुलर मोशन में किया होगा कि अर्थ अगर रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, तो उसका टाइम पीरियड निकाल लो या फिर उसकी वेलोसिटी वगैरह निकाल लो। तो होता क्या है कि सन के और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा, जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू किसके, इनके रेडियस के बीच में। अब जैसे मान लो अर्थ का जो रेडियस है वो लगभग है 6400 किलोमीटर, और अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी ज्यादा डिस्टेंस है इन कंपैरिजन टू किसके, उन जो अर्थ का या फिर सन का जो डायमेंशन है। तो इसीलिए हम वहां पे अप्लाई कर लेते हैं कि हाँ यार चलो पॉइंट मास की तरह सन को भी ले लिया और पॉइंट मास की तरह अर्थ को भी ले लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट मास के लिए ये जो एक्सप्रेशन हमारा है F इक्वल्स टू G m1m2/r², ये किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास के लिए। पॉइंट मास के लिए क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना, पॉइंट मास क्लियर हो गया सभी को। बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए क्यों नहीं है, एक मिनट देख लो। बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए इसीलिए नहीं होगा कि एक बार देखो, हमने ये पॉइंट मास के लिए जो लिया हुआ है, तो अब जैसे मान लो बड़े ऑब्जेक्ट्स के केस में अगर सपोज ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, अगर ये फोर्स अगर कैलकुलेट करना है, तो अब एक बार देखो यहां से अगर हम लोग लें, तो अगर ये मान लो 10 केजी का ऑब्जेक्ट है और ये मान लो 15 केजी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, अगर इनके बीच का सेपरेशन इतना सफिशिएंट नहीं है कि इनके डायमेंशन से काफी ज्यादा हो, तो उस केस में आप कौन सा डिस्टेंस लोगे आप। जैसे अगर मान लो F इक्वल्स टू मैं G m1m2/r² अगर अप्लाई करूं, तो R की वैल्यू एक फिक्स होनी चाहिए। जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है F इक्वल्स टू G m1m2/r², यहाँ पे R की आप एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू लोगे। अगर मैं M1 की जगह पे 10 केजी ले लूं, M2 की जगह पे 15 केजी ले लूं, तो R की जगह, R जो होगा उस केस में, R की जगह आप इनके बीच का सेंटर के बीच का डिस्टेंस नहीं ले सकते। क्योंकि एक बात सोचो, 2 केजी या 1 केजी का मास यहाँ पे कंसिडर करो, 0.5 केजी का मास यहाँ पे कंसिडर करो, 0.2 केजी का मास यहाँ पे कंसिडर करो, और अगर मान लो इन दो पॉइंट मास के बीच का जो फोर्स होगा, जो काफी स्मॉल मास अगर हम कंसिडर करें, वो क्या इनके ये जो स्मॉल आर ले रहे हैं क्या G m1m2/r² के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ और यहाँ के बीच का जो फोर्स होगा वो या क्या G m1m2/r² के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे G m1m2/r² के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग नहीं ले सकते।
हमें अगर लेना भी है तो वेक्टर सम लेना पड़ेगा इन सब का, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो जैसे अगर इन दोनों के बीच के फोर्स का वेक्टर सम लो, इन दोनों के बीच का वेक्टर सम लो, इन दोनों के बीच के फोर्स का वेक्टर सम, क्या सबका वेक्टर सम पॉसिबल है निकालना? नहीं पॉसिबल। तो इसीलिए ये सारे जो एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं वो किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए। ठीक है। इंटीग्रेशन बेटा एक बात बताओ, इतना ज्यादा इंटीग्रेशन ना तो तुम्हें पता है ना तो किसी और को पता है कि जो इस तरीके का इंटीग्रेशन कर ले। जल्दी जिस दिन पता हो जाए एक बार बता देना। सेंटर ऑफ मास के बीच का, अब एक बात देखो, हर जगह सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस नहीं ले सकते। ठीक है। अब जैसे मान लो एक बात देखो कि जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने एफ नेट जो पढ़ा है आजकल, जैसे एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ रखा है कि मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही पढ़ा है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वो इस रिलेशन में वैलिड होता है, हर जगह वैलिड हो कि हर एक एक्सप्रेशन के लिए वैलिड हो जाए ये जरूरी नहीं है। आप F इक्वल्स टू ये मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग सारा का सारा मास हम सेंटर ऑफ एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। हर एक एक्सप्रेशन में हर एक जगह पे यही चीज लेकर के सारा काम हो जाए ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन सब के बीच का वेक्टर सम ले लो, इन सब के बीच का। आगे चल के मैं एक काम करूंगा, एक सवाल भी कराऊंगा जिसमें एक पॉइंट मास और एक रॉड के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट, सॉरी इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करें। वो इसके बराबर नहीं आएगा कि आप इस रॉड का सारा मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड करके निकालो। ठीक है। तो यहां से भी पता चलेगा कि हाँ यार ये सेंटर पे हम लोग ले करके ये पूरा एक्सप्रेशन या इनके बीच का फोर्स अज्यूम नहीं कर सकते। क्लियर? सेंटर ऑफ मास पे लेने से गड़बड़ी क्यों आ रही है? सेंटर ऑफ मास पे लेने से गड़बड़ी इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे सबका वेक्टर सम होना चाहिए। एक बात सोचो, अगर मुझे दो बॉडी के बीच का नेट फोर्स चाहिए तो क्या सबके बीच का वेक्टर सम ही आना चाहिए? हाँ है ना? अगर मान लो दो बॉडी के बीच का नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो क्या मुझे सबका वेक्टर सम आना चाहिए? और वेक्टर सम क्या है अपने पास इसी डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर सम जो आए वो क्या इसी डायरेक्शन में और इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बराबर है, ऐसा जरूरी क्यों होगा? ठीक है। अब एक बात देखो, ये हमने देख लिया कि ये किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए। पॉइंट मास हमने देख लिया कि अगर डायमेंशन जो हो वो दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस के कंपैरेटिवली क्या हो? काफी स्मॉल हो। ठीक है। चलो देखो इधर, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स F हो रहा है ये हमने क्या देखा था। अब यहां से ध्यान से देखना बेटा, ये एक्सप्रेशन तो सभी को पता होगा, अभी इसके जी के बारे में भी और थोड़ा सा सुनते हैं। F इक्वल्स टू क्या है अपने पास एक्सप्रेशन? G m1 m2 अपॉन कितना? R स्क्वायर। ठीक है। अब अगर इस G के बारे में अगर देखें तो G की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल G इक्वल्स टू, अगर यूनिट की बात करनी हो, F R स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो अगर इसका SI यूनिट अगर हम लोग लिखे तो SI यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही आएगा। और अगर CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट अगर हम लोग कैलकुलेट देखें तो क्या आएगा? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, यही आएगा CGS यूनिट। इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होता है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ये जो G होता है वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो कि मीडियम या पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप वैक्यूम में चले जाओ या किसी मटेरियल के अंदर या वाटर के अंदर चले जाओ या किसी भी मीडियम में चले जाओ, ठीक है, नहीं, ये जी की वैल्यू नहीं बात कर रहा हूँ मैं। जो आप जी की बात कर रहे हो जो कि लोकेशन या ये हाइट या डेप्थ के साथ चेंज होता है वो स्मॉल जी होता है, इसीलिए ये जी वो नहीं होता है। ठीक है। तो ये कैपिटल जी जो होता है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्पेस या पोजीशन के साथ ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब एक चीज देखो, इसकी वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी
तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की थी एक कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। मतलब उसने एक्सपेरिमेंटल जो कैलकुलेट वैल्यू निकाला था, और बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट उसने जो न्यूटन ने जो निकाला था, जो एक्सप्रेशन जो F इक्वल्स टू G m1 m2/r², उसी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। एक मिनट रुको। चलो अब यहाँ से देखो। सर एक मिनट रुक जाओ। हाँ उसमें लिखा था मैंने फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स वाला ना। हाँ एक बेटा क्या, हाँ क्या दिक्कत है तुमको? हाँ आप पीछे लाके साइड से थोड़ा पीछे हाँ 2 मिनट रुक जा। हाँ क्या पूछ रही थी? पहले एक सवाल कंप्लीट कर। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? नहीं ये देखिए, एक रुक जाओ यार। अब जैसे 1 मिनट देखो, जैसे होता क्या है ना, जैसे मान लो ऐसा नहीं होता, जैसे अगर ये अर्थ की बात करें तो अगर सपोज इंडिया यहाँ पे है तो अमेरिका यहाँ पे है ना, तो ऐसा ये सेंटर की तरफ फोर्स लगता है हमेशा। इसीलिए यहाँ का आदमी भी अर्थ सरफेस पे ही रहता है, यहाँ के इंसान भी, और यहाँ का इंसान भी अर्थ सरफेस पे रहता है। दूसरी बात, जब सन के चारों तरफ अगर ये रिवॉल्व करता है ना, जैसे मान लो कोई भी प्लेनेट ले लिया हमने, तो इस पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, तो ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो इसको सर्कुलर पाथ है, ये एक्चुअल में सर्कुलर पाथ नहीं रहता है, एलिप्टिकल रहता है, लगता है इसके सेंटर की तरफ है। तो केवल अगर इसी यहाँ पे अगर मान लो किसी ने इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में प्रोवाइड की है, तभी जाकर के ये रिवॉल्व कर रहा है। और वो सब वेलोसिटी तभी मिलता है जब, जैसे मान लो अगर जो भी फॉर्मेशन अगर होता है प्लैनेट्स का, तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कहीं से ये सडनली अपीयर होते हैं, कहीं से टूट के या कोई भी स्टार वगैरह से कहीं से भी ब्रेक होकर के आते हैं, तो कुछ वेलोसिटी से आते हैं। आगे चल के हम लोग जब सैटेलाइट का अगर देखेंगे प्रोजेक्शन, कि सैटेलाइट को कैसे ऑर्बिट्स में प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वहां पे देखा जाएगा आपको। या फिर जैसे मार्स मूवी जो आपने देखी भी होगी, जो आई हुई थी ना, तो वहां पे भी यही कर रहे थे कि यहाँ पे वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे थे इतनी सफिशिएंट ताकि इसका ऑर्बिट ये वाला हो। फिर जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता था तो उसकी वेलोसिटी और प्रोवाइड इंक्रीज कर देते थे, तो इसका ऑर्बिट का वो और बढ़ जाता था। तो वो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये प्रोवाइड करते हैं। जो भी सैटेलाइट जब आएगा ना, सबसे पहले क्या होता है, उसको वर्टिकल डायरेक्शन में इसीलिए प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि पहले वो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस कर जाए। जैसे ही वो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस करता है, उसको इस किसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि तब जाकर के ये चारों तरफ रिवॉल्व करता है, अपने आप रिवॉल्व नहीं करता। हाँ तुम कुछ पूछ रहे थे। अगर सर कोई ऑब्जेक्ट है सर, तो सर उसके सर वो तो पॉइंट मास सर हम उसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि सर मतलब जो अर्थ की रेडियस है सर वो कंपेरेबल है सर उनके बीच के डिस्टेंस के। हाँ अगर एक बात सोचो, जैसे मान लो अगर एक बॉल का डायमीटर कितना होता है, हार्डली 4 to 5 सेंटीमीटर। अर्थ का सेंटर कहाँ पे होता है, सॉरी अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पे, उनके बीच का डिस्टेंस कितना, लगभग 6400 किलोमीटर। सर आपने तो कहा सर कि सेंटर ऑफ मास पे सर ले नहीं सकते हर एक केस में। अब एक बात सोचो ना, जब अगर मान लो डायमीटर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो बॉल का जो डायमीटर है वो क्या है, काफी कम है, किसके बीच में, दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के बीच ना, तो वो तो जब ज्यादा होगा तो फिर पॉइंट मास हम लोग कंसिडर बॉल को तो कर ही सकते हैं। अब एक बात सोचो, जैसे मान लो बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, बॉल का अगर जो रेडियस है और जो अर्थ का जो पूरा मास है, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 60 है ना, 6400। अभी मैं बताऊंगा कि ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स होता है मतलब दोनों को ज्वाइन करने वाली, दोनों के सेंटर के ज्वाइन करने वाली सेंटर के अलोंग लगता है, ठीक है। और बॉल जो वहां पे है उसका मास आप सेंटर पे मानोगे, बॉल जो है उसका मास, और इसका मास भी सेंटर पे मानोगे, तो अब इनके बीच के सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो बॉल के डायमीटर से काफी ज्यादा है, तो फिर तो मान ही सकते हैं ना पॉइंट मास। और सर जैसे सर जो प्लैनेट्स होते हैं सर वो मतलब किसी भी स्टार के अराउंड से रोटेट मतलब रिवॉल्यूशन करते हैं सर, तो सर मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ही लॉन्गेस्ट फोर्स, मतलब ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पे जो है ना, जो 4 फंडामेंटल फोर्स है, जब ये यही फोर्स होता है जो
काफी लॉन्गर डिस्टेंस पे भी वैलिड होता है। हाँ, सर इसको वो नहीं मानते सर, स्पेस टाइम कर्वेचर के वो अभी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दिया है ना, वो अभी उसमें अभी अपने को नहीं पढ़ना उससे, स्पेस टाइम के चक्कर में अभी मत पढ़ो, ठीक है। हाँ बोलो। प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से करते हैं। हाँ कांस्टेंट ना कांस्टेंट स्पीड, एक मिनट रुको, कांस्टेंट स्पीड से नहीं करते बेटा, जो एक्चुअल में जो पाथ होता है वो उनका एलिप्टिकल होता है, और जब इसके पास अभी अभी ये आगे आएगा, इसके पास जाकर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जब दूर जाता है तो वेलोसिटी कम होती है। हाँ बोलो। ड्वार्फ बॉडीज जो होती हैं, कौन सी ड्वार्फ बॉडी, कौन सी? जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, हाँ हाँ, उनका पाथ इलिप्टिकल क्यों नहीं रहता? क्या तो उनकी ग्रेविटी फर्क डालती है उसके अंदर? नहीं, जो रॉ प्लैनेट्स की किसकी बात कर रहे हो, मतलब तो उसके पाथ जो है किसने बोला एलिप्टिकल नहीं है उनका? नहीं एकदम से, तो क्या मतलब, अगर किसी पर्टिकुलर प्लैनेट्स का अगर देखो, अभी जैसे होता क्या, एक मिनट रुक जाओ, जैसे किसी एक, अरे एक मिनट रुक जाओ, हाँ रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। एक बात देखो, जैसे हम लोग जो भी मानते हैं ना, कि यही मान के चलते हैं कि सन के चारों तरफ वो रिवॉल्व करते हैं, तो एलिप्स के किसी एक फोकस पे वो सन को हम लोग मान के चलते हैं। अब होता क्या है कि जो यहाँ पे हम लोग सन के अकॉर्डिंग मानते हैं कि केवल सन प्रेजेंट है, बाकी जब अगर जो बाहर वाले जो प्लैनेट्स है, जो भी जो दूर के प्लैनेट, उनके बीच में जो प्लैनेट्स और भी बहुत सारे हैं, जब और भी बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, तो अब एक बार सोचो कि जैसे मान लो कोई प्लैनेट यहाँ होगा, कोई प्लैनेट यहाँ होगा, और जो इस वाले ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, तो इन सारे प्लैनेट का भी तो फोर्स इस पे इफेक्ट डालेगा, इन सारे प्लैनेट्स का भी फोर्स जो होगा इस पे लगेगा, और ये भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो उस केस में ये पूरा का पूरा इलेप्टिकल नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो होता है ये अभी अर्थ का जो होता है वो लगभग 84% क्लोज होता है सर्कुलर के। अर्थ का भी जो होता है ना, एक कंप्लीट सर्कुलर नहीं होता है, लगभग 84% क्लोजर होता है किसके, सर्कल के। जितना कोई सन के क्लोज होगा उतने उसका सर्कुलर। हाँ मार्स का शायद सबसे ज्यादा होता है। हाँ कौन सा होता है, सॉरी वही जो भी है, अरे हाँ वही। चलो अब एक बात देखो आप, बेटा जी की वैल्यू, वो जी की वैल्यू और ये कैपिटल जी की वैल्यू दोनों अलग अलग हैं, अभी उस जी के बारे में मत जाओ। चलो अब एक बात देखो यहाँ पे, जो जी के बारे में जो यहाँ देखो, जो कैपिटल जी के बारे में, तो बेसिकली उसने क्या किया था, जो कैवेंडिश नाम का जो साइंटिस्ट था, तो उसने न्यूटन ने जो लॉ दिया था उसी को वेरीफाई, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए क्या किया था उसने, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उसी से जी की वैल्यू ही कैलकुलेट की थी उन्होंने। ठीक है एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से देखो बेटा, एक्सपेरिमेंट देख लो इधर, उसने क्या किया था कि दो मास ले लिए थे और एक काफी सफिशिएंट लॉन्ग जो एक थ्रेड होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर काफी अगर मोटी रस्सी ले लो, उसको अगर आप ट्विस्ट करोगे तो देखोगे कि ट्विस्ट करने के बाद जैसे ही आप रिलीज करते हो वो फिर से रोटेट होता है, रोटेट होकर के अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है, वो एक होता है रीस्टोरिंग टॉर्क। ये अपन हम लोग एसएचएम में पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में एसएचएम में पढ़ेंगे, और इसका यूज जो है ना थोड़ा सा जो इसके बारे में जो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़े। तो अब एक बात देखो, उसने क्या किया था, एक टॉर्सनल बैलेंस, ये ध्यान से सुनना है इसके बारे में, ये जो सेटअप यूज किया था इसको उसने नाम दिया था टॉर्सनल बैलेंस का, टॉर्सनल बैलेंस का नाम दिया था। अब एक बात देखो, इसमें सेटअप क्या था, बस ये चीज देख लो, जो एक लॉन्ग थ्रेड ले लिया था उसने, और ये लॉन्ग थ्रेड के ऊपर के नीचे क्या था उसने, दो मास, दो स्मॉल एम मास उसने क्या कर लिया था, ये दो स्मॉल एम मास उसने यहाँ पे बांध दिए थे। ये जो रॉड जो यूज किया उसने, ये जो रॉड यूज किया उसने, ये लाइट रॉड था, ये जो रॉड है वो कैसा अपना लाइट रॉड है, इसमें कोई ज्यादा मास है नहीं। यहाँ पे दो स्मॉल एम मास ले लिए, इसकी वैल्यू स्मॉल एम और इसकी वैल्यू भी स्मॉल एम ले ली उसने, ठीक है। ये जो उसने टॉर्स, ये अपने पास जो थ्रेड लिया था, ये इसमें एक टॉर्सनल कांस्टेंट, वही जो ट्विस्ट हो करके जैसे ही आप ट्विस्ट करोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको और फर्दर ट्विस्ट करने के लिए। तो होता क्या है कि जैसे ही आप इसको ट्विस्ट करते जाते हो, इसके अंदर एक टॉर्सनल कांस्टेंट जो होता है, यानी जो इसका जो रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है। रीस्टोरिंग का मतलब समझ लो एक बार थोड़ा सा, जैसे मान लो अगर हम लोग कोई भी, जैसे सपोज मैं अपने हाथ पे ऐसे अगर इसको डिफॉर्म कर रहा हूँ, डिफॉर्म करने के बाद जैसे ही छोड़ता हूँ फिर से ये अपना शेप रीगेन कर लेता है। ये इसीलिए करता है क्योंकि इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। रबर के अंदर अगर रबर को आप खींचते हो
जैसे ही रिलीज करते हो वो अपना फिर से ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो रीस्टोर, उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। तो इसके अंदर भी जब आप ट्विस्ट करोगे तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता जाता है। ठीक है, अब एक बात देखो, साइंटिस्ट बेटा कैवेंडिश नाम था। अब यहां से देखो उसने क्या किया, यहाँ पे बांध दिया, इसके ऊपर एक मिरर लगा दिया उसने। ठीक है, मिरर के ऊपर उसने क्या किया कि यहाँ से एक कोई भी लाइट का सोर्स ले लिया। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बस एक बार देख लो क्या था। ये लाइट का सोर्स ले लिया उसने, ये मिरर के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी। उससे पता क्या चल रहा था हमें कि जैसे जैसे अगर मान लो यहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी, हाँ है ना, रिफ्लेक्ट भी होगी। अब होगा रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन हमें पता होगा। अब जैसे जैसे ये स्ट्रिंग जो है वो ट्विस्ट होगी, वैसे वैसे ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी रोटेट होगी। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना एंगल ट्विस्ट हुआ है, हाँ है ना, ये हमें पता चल जाएगा। जितना ये रोटेट होगा उसके हिसाब से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो कितना ट्विस्ट हुआ है। ठीक है, कौन सा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो सपोज यहाँ पे मैं मिरर अगर लगा दूं या ऐसे लगा दूं मिरर यहाँ पे, तो जितने एंगल से मैं रोटेट कराऊंगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी ट्विस्ट होगी। अब एक बात सोचो यहाँ पे कि ये यहाँ पे हमने एक कैपिटल एम मास ले लिया और यहाँ पे एक कैपिटल एम मास ले लिया। ठीक है, होगा क्या कि ये इसको इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कुछ इसी तरीके का लगेगा। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उस कारण से ये पूरा का पूरा ऐसे ट्विस्ट होता जाएगा। कब तक ट्विस्ट होगा? एक बात सोचो, ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स इधर और ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ लगा, ये दोनों क्या एक इसको रोटेट कराएंगे। कब तक रोटेट होगा? जब तक कि इसके अंदर का जो टॉर्सनल कांस्टेंट, जो भी अपने रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो इसके बराबर ना हो जाए। एक बात सोचो, जैसे मैं अगर मान लो सपोज इसको अगर ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो सपोज इस फिंगर को मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, तो ये कब तक रोटेट होगा? जब तक कि मेरा अगर जो मेरे कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और इसके अंदर का टॉर्क दोनों बैलेंस ना हो जाए। अरे हाँ या ना, जैसे ही बैलेंस होगा ये रोटेट होना बंद हो जाएगा, अब और फर्दर रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो टॉर्सनल, ये जो होता है रीस्टोरिंग टॉर्क उसको हम लोग लिखते हैं टाउ इक्वल्स टू सी इंटू थीटा। अभी बस यहाँ से इतना ही ध्यान रखें। ठीक है, जिस ये सी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई रहेगी। इस पे कोई सवाल नहीं आएगा, एक एक्सपेरिमेंट था वो हम लोग बस देख ले रहे हैं। ठीक है, क्या कैपिटल जी की वैल्यू किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकला था वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ से ये जैसे इसको रोटेट कराएगा और जब ये इसके बराबर होगा, जब जी ये जो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जब उसका टॉर्क इस वाले टॉर्क को बैलेंस कर देगा, तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा, ये जो होगा वो किसके टॉर्क के बराबर होगा? टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर ये चीज? अरे हाँ है ना। एक बात देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे काफी लॉन्ग स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिंग ले ली, इसके ऊपर मिरर लगा दिया, यहाँ एक लाइट सोर्स है, यहाँ दो एक लाइट रॉड से दो स्मॉल एम मास हमने हैंग कर दिया। जैसे ही यहाँ दो कैपिटल एम मास अगर हम लोग रखेंगे तो ये इनको अट्रैक्ट करेंगे, ये इस रॉड को रोटेट कराने की कोशिश करेगा और उस कारण से ये भी क्या होगा? रोटेट होगा। जब इसका टॉर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क इसके टॉर्क के बराबर होगा तब वो फर्दर रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, वहां से हमने ये चीज जो देखा कि जो फोर्स की वैल्यू कि इनके बीच का जो फोर्स आएगा वो किसके बराबर है? एफ इंटू आर, जो भी आएगा वहां से एफ निकलेगा अपने को। और यही चीज हमने क्या किया, 2-3 बार रिपीट किया, अलग अलग मास के लिए अलग अलग डिस्टेंस के लिए हमने कैलकुलेट किया। तो उस केस में देखा कि तब जाके एक्सपेरिमेंटली हमें ये कैपिटल जी की वैल्यू पता चली थी कि अब एक बात सोचो, मान लो हमें अगर एक का पर्टिकुलर स्मॉल एम के लिए हमने देखा कि यार 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हमारा जो है, जैसे मान लो इनके ये दोनों बैलेंस कब हो रहे होंगे? जब मान लो 3 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा भी एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे भी देखा हमने कि 3 का फैक्टर जो आ रहा है वो भी आ रहा है। तीसरा किया, वहां भी देखा 3 का फैक्टर आ रहा है। मतलब हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि एक ऐसा कांस्टेंट इसमें आ रहा है जो कि जिसकी वैल्यू क्या है? 3, जिसकी वैल्यू क्या है? 3। तो यही से हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट की और वो उसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी? 6.67 × 10⁻⁻11 के बराबर। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का वो सेटअप था
जिसके थ्रू अलग अलग मास वगैरह अलग अलग डिस्टेंस करके हमने क्या किया था, कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब एक बात देखो, ये जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, ये छोटा मास है, इसको ये बस समझ लेना एक बार। हाँ छोटा मास है, इससे दूसरा मास भी तो है। हाँ, दूसरा मास जो है ना, और भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था हमने, तो उसके लिए बहुत सारे मासेज लिए थे, जैसे 1 kg का ले लिया, फिर 2, फिर 4, फिर 10 ऐसे लिया। क्या सी की वैल्यू जो है ना बेटा, टॉर्सनल कांस्टेंट है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। चलो छोटा मास है, इससे बड़ा मास अटैच कर रहा है, तो दूसरा बड़ा मास नहीं अटैच करेगा। तभी तो यहाँ से दो, तभी तो ये रोटेट हो रहा है दोनों तरफ से, अगर मान लो फोर्स लगेगा तभी तो ऐसे रोटेट होगा, और ये स्प्रिंग फिर उसके बाद ट्विस्ट होगी। हाँ सर स्मॉल जी होता है, उसकी वैल्यू मुझसे भी निकाल सकते हैं एटवुड मशीन के रेफरेंस से। अभी रुक जाओ ना, भी सर उससे भी कर सकते हैं कैपिटल जी की ये वैल्यू। किसकी वैल्यू? अगर स्मॉल जी की मिलती हाँ एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, हाँ। कैपिटल जी की भी निकाल सकते हैं। तो पहले कैपिटल जी निकाला था आपने, स्मॉल जी उससे निकाल सकते हैं वो किससे? एटवुड मशीन के रेफरेंस से। तो एटवुड मशीन से जैसे मान लो, जैसे जी की वैल्यू जो है, अब जैसे वहां पे जा करके देखना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर हाइट पे जी की वैल्यू क्या रहती है, वेरिएबल होती है ना। सर वो तो हम छोटी हाइट के लिए निकालते हैं ना, उसमें तो सेम ही रहती है। छोटी हाइट के लिए तब तो कांस्टेंट होता है, वो तो पता ही है अपने को, 9.8 होता है। लेकिन वो एटवुड तो मोटी हाइट पे करेंगे ना एक्सपेरिमेंट। एटवुड एटवुड मशीन से करते हैं। हाँ, छोटी हाइट पे ही करेंगे वो तो। छोटी हाइट पे तो अभी एक बात देता हूँ, जैसे मान लो अगर अर्थ सरफेस के पास ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे तब तो वो वैल्यू पता ही है, लगभग कांस्टेंट हम मान सकते हैं। पता तो नहीं है, हम तो हमने निकाल ली है ना वो तो, मतलब वाले एक्सपेरिमेंट में। हाँ, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके निकालिए, बाद में कर मतलब पहले कैलकुलेट करके निकालने की बात कर रहे हैं। हाँ तो पहले करके निकाल सकते हो वैसे भी स्मॉल जी की वैल्यू, नहीं तो अब उस समय उतना एटवुड मशीन ये सारी चीजें थोड़ी एकदम से पता थी। अब वैसे जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए और भी बहुत सारा मेथड है, बस बाकी इनने एक कैवेंडिश ने ये चीज किया था। चलो अब एक बात देखो, अब यहाँ से हमने देख लिया, अब यहाँ से देखो, अब जो F इक्वल्स टू हमने जो देखा है कि F इक्वल्स टू जो 2 पॉइंट मास के बीच का जो फोर्स है वो G m1m2/r²। पहली चीज, अब एक बार देखो यहाँ पे, पहला पॉइंट ये है कि ये जो फोर्स होता है वो हमेशा दोनों मास को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। जैसे मान लो सपोज एक मास हमने ले लिया स्मॉल m1, दूसरा मास ले लिया हमने स्मॉल मास m2, ये हमेशा अगर इनका डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, तो हमेशा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा। ये स्मॉल m1 इधर की तरफ, इस पे फोर्स इधर और इस पे फोर्स इधर होगा। पहला दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होगा नेचर में, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है क्या, कि ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेंगे, ये हमेशा क्या करेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेंगे, यानी ये जितना इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही ये भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि ये फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स। कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स, यानी ये जो फोर्स लगेगा वो हमेशा दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। एक और चीज, ये फोर्स हमेशा नेचर में कैसा होता है, कंजर्वेटिव। ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है नेचर में, और ये इंडिपेंडेंट होता है कि दोनों मास के बीच का जो मीडियम है वो किस तरह का है। अगर मान लो सपोज यहाँ पे पानी में भी अगर दोनों मास के बीच का फोर्स अगर 10 न्यूटन है, तो एयर में भी दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन है। तो चलो यहाँ पे लिख लो एक पॉइंट, अब इसके बाद ये पॉइंट लिख लो एक चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, it always acts along the line joining the two masses. It always acts along the line joining the two masses. Next point लिखो, it is attractive in nature. It is attractive in nature. It is always attractive in nature लिख लो।
नेक्स्ट इसके बाद लिखो, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, नेक्स्ट लिखो, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट लिखो, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चलो एक और बात देखो, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, जैसा हमने एक्सप्रेशन लिखा कि अगर g की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू m2 लिख सकते हैं ऐसा। अरे हाँ है ना। तो g को अगर ऐसे डिफाइन करें अगर, तो क्या क्या लिख सकते हैं कि इफ m1 और m2 दोनों की वैल्यू अगर क्या हो जाए 1 के बराबर, अब चाहे वो 1 kg हो या फिर 1 ग्राम, और अगर r की वैल्यू भी क्या ले ले 1 यूनिट के बराबर, ठीक है, ये दोनों बस सेम यूनिट सिस्टम में होना चाहिए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि g की वैल्यू किसके बराबर, f के बराबर, यही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से g को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 2 यूनिट मास ले ले और कितने सेपरेशन पे, यूनिट सेपरेशन पे, यूनिट सेपरेशन पे ले ले, क्या हो गया, हाँ ये 1 ऐसे नहीं लग रहा है। अच्छा मतलब ये टोपी वोपी सब ऐसे ना, तो अभी 1 ऐसे मान लो थोड़ा। ये अगर दो अगर मास, अगर उनका मास कितना हो 1 यूनिट, और उनके बीच का अगर सेपरेशन कितना हो 1 यूनिट के बराबर, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, उनके बीच के वो ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर। चलो लिख लो ये भी। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होगा कि दोनों को ज्वाइन कर, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। अगर पॉइंट मास है तब तो उसका सेंटर वहीं पे होगा, एक्सटेंडेड अगर है तो उसका सेंटर अगर मान लो सेंटर ऑफ मास पे होगा। नहीं तो अब अगर मैंने क्या बोला था कि पॉइंट मास, जैसे अगर मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का सेपरेशन अगर डायमेंशन से काफी ज्यादा नहीं हुआ तो सेंटर ऑफ मास पे कैसे मान के हम लोग निकाल लेंगे। चलो अब नेक्स्ट, अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कौन सा, दोनों को ज्वाइन करने वाली सेंटर, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगा। चलो लिखो अब। और एक और बात देख लो, जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो तभी अलग होता है जब ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन हो वो अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हो, ऐसे नहीं वेरी करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो तभी अलग होता है जब ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन हो वो अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हो। यानी मेन अपने ये होना चाहिए कि जी की वैल्यू जो है वो इतनी वेरिएबल हो जाए उस बॉडी के ऊपर ही। जी की वैल्यू कब वेरी करेगी, जब अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल एक ऑब्जेक्ट का साइज हो, तभी वेरी करेगी। और अगर हाँ, तो जब अर्थ, अगर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हो तभी दोनों अलग होता है। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वैसे ऑब्जेक्ट से हमें डील करना भी है भी नहीं, तो इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों को अलग अलग अभी लेके चलना भी नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेक्टर फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। चलो अब यहां से देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, यहाँ पे अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मान लो एक फर्स्ट पॉइंट लिया हमने जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कितना ले लेते हैं r1, यहाँ पे एक सेकेंड पॉइंट ले रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया कितना r2। अब एक बात सोचो, ये जो वेक्टर होगा इसका नाम क्या होगा, यहां से क्या हम इसको r21 वेक्टर लिख सकते हैं, अरे हाँ ना, ये थोड़ा सा ढंग से देख लेना, इसमें r21 वेक्टर। अगर मुझे r12 वेक्टर लिखना हो तो क्या जस्ट इसके अपोजिट ये जो वेक्टर होगा वो हमारा कौन सा होगा, r12 वेक्टर। तो अब एक बात ध्यान रखना, ये 1 से 2 की तरफ है, इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, r21 से, किससे, r21।
2 से 1 की तरफ है उसको किससे, R12 से। क्लियर है चीज? यहां से अब एक बात देखो, R21 को हम लोग क्या लिखेंगे, R21 बेसिकली है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, सेकेंड पार्टिकल या सेकेंड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, फर्स्ट पॉइंट। और वही अगर हम लोग बात करें कौन सा, R12 वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड पॉइंट, यही आएगा। अब एक बात देखो यहाँ पे, अब जैसे मान लो हमें जब फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच, जैसे मान लो 2 पॉइंट मास ले लिया अपन, ठीक है, अगर 2 पॉइंट मास ले लिया हमने, यहाँ देखो, ये नोट कर लिया क्या सभी ने, एक बार जल्दी नोट करो एक बार। इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में इसको R12 भी लिखा हुआ रहता है और इसको R21 भी, ठीक है, तो वो उनका जो अजम्पशन है वही उल्टा रहता है। बाकी इसको हम लोग ज्यादातर बुक में जो है इसको R21 और इसको क्या ले लेते हैं, R12 ही। चलो अब एक बात देखो, 2 मास रखे हुए हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये हमने ले लिया वाई एक्सिस। यहाँ पे एक स्मॉल m1 मास ले रहे हैं और यहाँ पे एक स्मॉल m2 मास ले रहे हैं, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है क्या ब्लैक कलर, इसमें नहीं दिखाई दे, कलर इसमें कौन सा कैसे, नहीं व्हाइट कलर इससे कहाँ से, चलो यहां से देखो, ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले रखा अपन ने, R1, बस हो गया बेटा, ये ले लिया अपन ने, ठीक है। ये हमने इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया, R2। अब एक बात देखो, इस मास के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस मास के ऊपर जो फोर्स लगेगा यहां से, कोई दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगेगा। अब एक बात देखो, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर के डायरेक्शन में, और इस वाले के ऊपर इधर के डायरेक्शन में। ये जो फोर्स ले रहे हैं हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, F12। ये हमारा क्या है कि फोर्स ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू किसके कारण, और ये वाला जो फोर्स है इसको F21, अरे हाँ है ना, अरे रुक जाओ भाई, ये जो हमारा F12 जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकेंड। ये हमारा क्या है, फोर्स ऑन ड्यू टू फर्स्ट मास। F12 जो बेसिकली हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट मास या M1 मास लिख लेते हैं, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू M2। F21 को हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू किसके कारण, M1 के कारण, यही आएगा। अब इसका एक्सप्रेशन अगर लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो सबसे पहले एक बात देखो, यहां से अगर हम लोग मान लेते हैं इसको R12 वेक्टर अगर लिख लो या R21 लिखो या R12, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, R12 इक्वल्स टू R21, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर, R के बराबर। अरे यही आएगा क्या, मान लिया हमने कितना, स्मॉल r। अगर हमें लिखना है F12 वेक्टर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, Gm1 m2 by r स्क्वायर, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही आएगा। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या मिल गया। अब हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर हमारा कौन सा होना चाहिए, R12 या R21,
R12 या फिर R21। एक बार देखो, इस पे फोर्स जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में, मैंने इसीलिए पहले वो वाला पार्ट बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां से देखो, इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया था, इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया था, R21। इस डायरेक्शन को हमने R21 लिया था और इसके अपोजिट डायरेक्शन को R12 ले लिया था। ठीक है भाई। अब एक बात देखो, F12 के किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, R21 कैप से, हाँ है ना, R21 कैप। R21 कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां से अगर देखें तो अगर इसको ये लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो Gm1m2 अपॉन कितना, क्या मैं इसको R21 का मॉड लिख दूं, क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अरे हाँ ना, R21 का मॉड इनटू ये कितना R21 वेक्टर अपॉन कितना R21 का मॉड, ये लिख सकता हूँ मैं। वेक्टर ए इक्वल्स टू ए कैप इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन कितना मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही लिखा है मैंने। अब यहां से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Gm1m2 अपॉन कितना R21 के मॉड का क्यूब, अरे यही लिखेंगे ना, इनटू कितना R21 वेक्टर, यही लिख सकते हैं। R21 को मैं क्या लिखूंगा, क्या R2 वेक्टर माइनस R1, R21 यहां से देखो R21 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, R21 इक्वल्स टू क्या R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर, अरे ये लिख सकता हूँ मैं। तो यहां से देखो, अगर इसको और ये एक्सपेंड करें तो क्या लिखेंगे, Gm1m2 अपॉन कितना R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस क्या लिखूंगा मैं R1 वेक्टर, यही आएगा क्या, ये हमारा क्या आएगा F12। और अगर ऐसे ही मुझे अगर लिखना हो F21 वेक्टर फोर्स ऑन सेकेंड मास ड्यू टू फर्स्ट मास, क्या लिखूंगा इसको, तो Gm1m2 अपॉन कितना, क्या मैं इसको R1 माइनस R2 लिख दूं, क्या दोनों सेम ही होगा, अरे हाँ है ना, R1 माइनस R2 का मॉड लिखे, क्या दोनों सेम, मॉड निकालना है तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम, इनटू कितना, तो R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर। क्लियर सभी को, इसमें किसी को कोई डाउट, बस वेक्टर का था इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको पोजीशन वेक्टर कौन सा है वो बता दिया था। इस डायरेक्शन वाले को हम क्या ले रहे हैं R21, इस डायरेक्शन को R12, बाकी उसके बाद वेक्टर का काम किया अपन ने कि ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन कितना मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अच्छा एक बात देखो, अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया हो तो क्या लिखेंगे, अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया हो, कौन सा बेटा, अगर मान लो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मास दे दिया, मैंने बोल दिया कि जो स्मॉल m1 मास है वो 3,4,5 पे है, m2 मास जो है वो 3,6,9 पे है, वो तो पर्टिकुलर एक फिक्स जगह पे ही रहेगा ना। तो उस केस में मैं R2 माइनस R1 को क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे कोऑर्डिनेट दिया हो वेक्टर फॉर्म में, अगर लिख दिया हो कि मान लो अगर R1 R2 की बजाय अगर हमें डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दिया हो तो क्या लिख सकते हैं, क्या इसको x2 माइनस x1 आई कैप ऐसे लिख सकते हैं क्या। R2 माइनस R1 की वैल्यू देखो एक बार, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये लिख सकते हैं। वैसे ही क्या R1 माइनस R2 की वैल्यू भी लिख सकते हो। अगर एक बार सोचो, इसका मॉड जो आएगा वो क्या आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 का मॉड क्या आएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड किसके बराबर, क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यही आएगा। तो अगर मान लो कभी कोऑर्डिनेट दिया हो तो भी निकाल सकते हैं हम लोग,
फोर्स की वैल्यू, पोजीशन अगर वेक्टर दिया हो तो भी निकाल सकते हैं। चलो अब एक सवाल करते हैं, या फिर हाँ बस इसके बाद ही सवाल ही कराना, उसके बाद चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो अब यहां से देखो, अब इसमें क्या रहेगा, जैसे मान लो हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया है कि 2 पॉइंट मास के बीच का फोर्स कैलकुलेट किया, ठीक है। अब मान लो ऐसा कभी ऐसा भी होगा कि एक पॉइंट मास के चारों तरफ बहुत सारे मासेज हो सकता है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक स्मॉल m0 मास ले लिया और इसके चारों तरफ अगर 2-3 मास हमने ले लिया कि एक m1 मास, दूसरा m2 और तीसरा ले लिया हमने m3 मास, और अगर हमें इन तीनों मास के कारण अगर हमें फोर्स एग्जर्ट कैलकुलेट करना है इस m0 मास के ऊपर, ठीक है, तो ये बताता है ये प्रिंसिपल कि अगर मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी एक मास के ऊपर अगर एक से ज्यादा मासेज के कारण अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर होगा, तो इन सब ये जो इंडिविजुअल मासेज है कि m0 के ऊपर एक ये m1 मास मान लो कितना फोर्स लगा रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ F01 के बराबर। क्लियर ये चीज, इसको मैं क्या लिखूंगा कि इसके ऊपर ये जो m3 मास लगा रहा होगा वो कितना F03 के, और ये जो m2 मास लगा रहा होगा वो कितना, तो F02 के बराबर, हाँ है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि इस m0 मास के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो इन सारे फोर्सेज का वेक्टर सम होगा, यानी F वेक्टर इक्वल्स टू F नेट इक्वल्स टू ये किसके बराबर आएगा, F नेट इक्वल्स टू F01 प्लस F02 प्लस F03 के बराबर। चलो लिखो यहाँ पे, नहीं इसके ऊपर ही लिखना है बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जस्ट बाद ही लिखना है, तुम लोग पहले नोट कर रहे हो। लिखो इट स्टेट्स दैट, सर रुक जाओ एक मिनट। अरे इसके पहले लिखना है भाई, हेडिंग के जस्ट बाद लिखना है, तो लिखो इट स्टेट्स दैट, हाँ इट स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स acting on a particle gravitational force acting on a particle due to a number of point masses is the vector sum of all the forces exerted by individual masses on the given particle, चलो अब एक सवाल लिखो, जरूरी नहीं है। चलो यहाँ देखो, चलो एक सवाल लिखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट मास है स्मॉल m, यहाँ पे एक पॉइंट मास स्मॉल m दिया हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट मास स्मॉल m दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट पे
एक 2m मास रखा हुआ है, हमें इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना, फाइंड करना है। बेटा डायग्राम सामने है बेटा। फाइंड नेट फोर्स ऑन, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2m mass, net force on 2m mass। 2m मास पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। 8 g m square by 3d। ये इसका मिड पॉइंट है भाई। चलो इधर देखो, यहां से देखो, ये जो यहाँ देखो, ये मैंने अभी क्या बताया कि जब किसी भी एक मास पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो क्या होगा, वेक्टर सम होगा। इसके ऊपर ये जो होगा वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और इस पे इधर की तरफ, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। बचेगा कौन सा, ये वाला, यही हमारा नेट फोर्स होगा। अरे हाँ कि ना। इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 60 डिग्री है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मान लो x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग tan 60 इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, √3 इक्वल्स टू किसके बराबर, x अपॉन d बाई 2, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, √3 d बाई 2 के, यही आएगा। x इक्वल्स टू √3 d बाई 2। यहाँ से अगर देखें तो f इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, f इक्वल्स टू g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 की जगह पे मैंने क्या ले लिया, स्मॉल m, m2 की जगह पे 2m अपॉन, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी, √3d स्क्वायर। तो √3d यानी 3d स्क्वायर और ऊपर की तरफ 4, यानी कितना आएगा 8gm स्क्वायर अपॉन कितना 3d स्क्वायर के बराबर, यही आएगा। चलो अगला सवाल लिखो, चलो लिखो अगला सवाल। नहीं नहीं देखो इधर, कौन सा, नहीं यहाँ देखो, इस टॉपिक के सारे सवाल मैं करा दूंगा फिर छोड़ दूंगा। यहाँ देखो, ये कैपिटल एम मास का रॉड है और इसकी लेंथ दे रखी है एल के बराबर। यहाँ पे एक पॉइंट मास है स्मॉल एम, जो कि यहां से ए डिस्टेंस की दूरी पे है। चलो लिखो, हाँ, फाइंड फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू स्मॉल एम मास। चलो देखो अभी तो रॉड बेटा अगर कुछ नहीं दिया हो तो यूनिफॉर्म मास का ही लेना। हाँ कुछ आएगा इसी तरह का। देखो यहाँ से देखो, होल स्क्वायर कहाँ आएगा, होल स्क्वायर थोड़ी आ रहा है। हाँ कुछ, हाँ सही है। यहाँ देखो एक बार देखो इधर, जो हमारे पास F इक्वल्स टू जो एक्सप्रेशन है gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, वो किसके लिए, पॉइंट मास के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट मास है और दूसरा एक्सटेंडेड मास है। अब एक बार देखो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक x डिस्टेंस पे जाकर के एक स्मॉल और डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे जाकर के एक dx डिस्टेंस, dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लेते हैं।
ये हमारा dx लेंथ का एलिमेंट हुआ। अब एक बात देखो, क्या इन सब के ऊपर ऐसे अगर जितने भी सारे हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर करें, क्या सबके ऊपर फोर्स एक ही डायरेक्शन में? सबके ऊपर फोर्स क्या एक ही डायरेक्शन में? जब एक ही डायरेक्शन में लगेगा यानी सबका मैग्नीट्यूड निकाल करके बस ऐड कर देना होगा। और अगर ऐसे कंटिन्यूअस अगर फोर्स ये कंटिन्यूअस बॉडी के अगर ऊपर ये ऐड करना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इस स्मॉल एम मास और ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, क्या इसका मास काफी स्मॉल होगा? हाँ है ना, dm। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा क्या वो भी काफी स्मॉल? तो df इक्वल्स टू किसके बराबर? तो g इंटू कितना है? स्मॉल m इंटू dm अपॉन कितना आएगा? एक्स स्क्वायर के बराबर, यही आएगा। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो यहां से हमारे पास वेरिएबल कौन कौन सा है? स्मॉल m कांस्टेंट, क्या x वेरिएबल और dm भी वेरिएबल। तो यहां से देखो dm की जगह पे क्या लिखेंगे? तो dm इक्वल्स टू m बाई एल इंटू कितना? dx। इसमें किसी को कोई डाउट? रोटेशन और सेंटर ऑफ मास दोनों में काफी बार कर चुके होंगे। तो g इंटू स्मॉल m कांस्टेंट है इंटू dm की जगह पे क्या आएगा? क्या कैपिटल M बाई एल भी बाहर ही कर लू मैं? कैपिटल M बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ कितना? dx अपॉन किसके? एक्स स्क्वायर। अब एक बात देखो, लिमिट अगर हम लोग कैलकुलेट ये पुट करें तो जब x की वैल्यू a के बराबर तो फोर्स कितना? जब x की वैल्यू a तो फोर्स कितना? x की वैल्यू अगर a तो फोर्स कितना? ना तो रुक तो जाओ, ये भी तो पता होना चाहिए। जब x की वैल्यू a तो फोर्स कितना? मतलब सर इसको इंटीग्रेट करके डायरेक्ट f लिख दो, आंसर आ जाता है, बस यही हमें पता है। अरे बेवकूफो, एक बात बताओ, जब हम यहाँ पे होंगे तो क्या हम कोई भी मास कंसिडर किए हुए रहेंगे क्या? तो जब ये वाला मास तो रहेगा, इसका मास तो हमने अभी कंसीडर ही नहीं किया, तो कितना? 0। और यहाँ पे जब a प्लस एल होगा तो फोर्स कितना? F के बराबर। तो यहाँ से हम F की वैल्यू किसके बराबर? F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना? L इंटू 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्या माइनस ऑफ 1/x? इंटीग्रेशन तो आता है सभी। तो माइनस ऑफ 1/x, एक काम करता हूं मैं, लिमिट चेंज कर देता हूं, a प्लस एल से लेकर के कहां तक? a तक। ये प्रॉपर्टी भी सभी को पता है। तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल L इंटू कितना? 1/a माइनस ऑफ 1/a प्लस एल, यही आएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो g कैपिटल M स्मॉल m a प्लस एल माइनस a कैंसिल आउट होगा और l भी कैंसिल आउट होगा। l भी कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा? a इंटू a प्लस